नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल बैक टू एग्जाम बाय मोहित योगी पे। तो आज का विषय रहेगा साथियों हमारा हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य के अंदर क्या है आपका हिंदी साहित्य के अंदर क्या है, हम हिंदी में हिंदी साहित्य करेंगे। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके अंदर हर सब्जेक्ट का अपना महत्व होता है। अगर किसी स्टूडेंट्स को मैथ ज़्यादा आता है, साइंस ज़्यादा आता है, तो ये डेफिनेट नहीं करता, ये गारंटी नहीं देता कि वो पास हो जाएगा या उसके मेरिट में आ जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट, इंग्लिश का अपनी जगह पे महत्व है, मैथ का अपनी जगह पे, हिंदी का। तो हिंदी के अंदर क्या होता है, मेनली हम क्या कोशिश करते हैं कि ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में हम ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जहाँ की लिटरेचर अपने आप में रह जाता है, साहित्य अपने आप में रह जाता है। तो साहित्य का अपना स्थान है। अगर हम साहित्य नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। जो ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम हैं, जैसे आप IBPS का देते हो या कोई बैंकिंग का देते हो, या पिछली बार अभी होते जो आपका ग्राम सचिव का हुआ था, तो काफ़ी एग्ज़ाम हैं जिसके जो ग्रेजुएशन बेस्ड हैं। तो उसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रामर की तैयारी करके चले जाते हैं। तो वो उनके लिए नुकसानदायक। अभी जैसे ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें सभी ग्रामर की तैयारी करके गए थे लगभग, लेकिन उसमें आया क्या, हिंदी साहित्य, कि ये फला पुस्तक किसकी है, फला कवि किस युग से है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो ये पंक्तियाँ किसकी है, इसमें कौन से का सा रस है। तो इसी तरह से आते हैं। तो आप क्या है, इसमें थोड़ी सी गलती कर जाते हैं कि हिंदी साहित्य इम्पोर्टेंट है, इसी लिहाज से जो हिंदी साहित्य उसकी इम्पोर्टेंस है। तो आज हम हिंदी साहित्य करेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। ग्रामर तो हम जनरली कर लेते हैं या कर चुके हैं कई बार, तो हिंदी साहित्य हमारा रह जाता है। तो आज हम हिंदी साहित्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, ट्रिक के साथ करेंगे, क्योंकि ट्रिक के साथ अगर हम करते हैं तो वो जल्दी हो जाता है। तो इसको हम करते हैं, आप मेरे चैनल को बैक टू एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करेंगे और आज हम इसको करेंगे ट्रिक मेथड से। जो ट्रिक है आपको इसकी ट्रिक बताई जाएगी, बाय ट्रिक आपको ये करवाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का जो नामकरण दिया था वो जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले हिंदी साहित्य, सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो आपका नामकरण है, नामकरण वो आपका दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। फिर हम इसका डिवीज़न करते हैं। हमारे कवि हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका बंटवारा किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का विभाजन, हिंदी साहित्य का विभाजन। इन्होंने क्या, हिंदी साहित्य का जो विभाजन किया है वो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। तो वो कौन कौन से, वो आप लिख लीजिए और उनका टाइम भी नोट कर लीजिए। वर्गीकरण है, 4 भाग है आपके, 1 2 3 4। तो इसके अंदर है आदिकाल, आदिकाल। जो बच्चे BA क्लास में हैं या कॉलेज में जाते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में हिंदी साहित्य है, उसको आप पढ़ेंगे तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा पहले ही। तो
हो सकता है कि वहाँ पे जो लेक्चरर हैं वो किस तरीके से पढ़ाएगा डिपेंड नहीं है। और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी लॉकडाउन लगा हुआ है तो आपका क्लास ऑनलाइन लगती होंगी शायद, तो आशा कि आप ये देख लीजिए हिंदी साहित्य। तो पहला है आपका आदिकाल, इसको वीरगाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल दूसरा नाम है इसका वीरगाथा काल। वीरगाथा काल, इसका जो समय है 1050 से 1375। 1050 से 1375 का इसका समय है। उसके बाद आदिकाल के बाद आपका आता है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल इसको हम कहते हैं भक्ति काल। भक्ति काल, इसका समय 1375 से 1700 ईस्वी तक। 1375 से 1700 ईस्वी तक। और उत्तर मध्य काल इसको हम बोलते हैं उत्तर मध्य काल। इसको हम बोलते हैं दोस्तों रीति काल। क्या बोलते हैं? रीति काल। रीति काल का जो समय है आपका 1700 से 1900। 1700 से 1900 का समय है आपका। और फिर है दोस्तों आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय है आपका वो है आपका 1900 से आज तक। आधुनिक काल को हम क्या कहते हैं? गद्य काल। गद्य काल, गद्य काल कहते हैं। उसका समय है 1900 से आज तक। इसका दोस्तों आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले, इसके बाद फिर हम आगे करवाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये 4 डिवीज़न है आपके। तो पहला है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, ये 1050 से 1375 है। पूर्व मध्य काल इसको भक्ति काल भी कहा जाता है, 1375 से 1700। उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा जाता है, 1700 से 1900। आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है, 1900 से आज तक जो चला रहा है उसको हम आधुनिक काल कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसका 1 बाय 1 जो है स्टडी करेंगे ताकि इसको हम पढ़ते हैं। उसके से पहले हम कुछ और करेंगे आदिकाल के बारे में। आदिकाल को क्या क्या नाम दिया गया है, इसके बाद आपका पॉइंट बनता है आदिकाल के अन्य नाम। जो ये आपका आदिकाल है इसके और भी नाम दिए गए हैं अन्य विद्वानों के द्वारा। यानी कि यहाँ पे आपका एक पॉइंट बनता है, यहाँ पे यानी आपका एक नोट बनता है, यानी कि आदिकाल के अन्य नाम। आदिकाल के अन्य नाम यानी आदिकाल को इस नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल का नंबर 1 पे जो नाम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, चारण काल। यानी कि चारण काल। चारण काल किसने कहा है? राजकुमार वर्मा द्वारा। राजकुमार वर्मा द्वारा। राजकुमार वर्मा ने इसको क्या कहा है? चारण काल कहा है। उसके बाद बीजक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बीजक काल यानी आदिकाल को बीजक काल भी कहा गया। बीजक काल, इसको बीजक काल का है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीजक काल कहा गया है। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वीरगाथा काल
वीर गाथा काल, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल भी कहा है इसको और आदिकाल भी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल, राहुल साकृत्यायन, राहुल साकृत्यायन, राहुल साकृत्यायन ने इसको क्या कहा है? देखिए जो आदिकाल है उसके अन्य नाम है, क्योंकि कुछ विद्वानों ने इनको अन्य नाम भी दिया है। आदिकाल के अन्य नाम चारण काल राजकुमार वर्मा द्वारा, बीजक काल महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल द्वारा, सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन द्वारा। तो ये नाम दिए हुए हैं। फिर आदिकाल के ग्रंथ हैं। आदिकाल के ग्रंथों का बंटवारा भी आप साथ में ही देख सकते हैं क्योंकि हम आदिकाल कर रहे हैं। तो आदिकाल में हम सबसे पहले आदिकाल के नाम हमने किए हैं, क्या क्या नाम दिए हुए हैं आदिकाल के। तो जो आपके आदिकाल है इसके अंदर आदिकाल में ग्रंथ भी अभी आदिकाल के ग्रंथों का बंटवारा। आदिकाल के ग्रंथों का बंटवारा किस तरह से किया गया है ये आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। आदिकाल के अंदर जो ग्रंथ है उनका बंटवारा कैसे किया गया है। सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य में क्या है आपके, जो आपका सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य में सभी बौद्ध धर्म के ग्रंथ आते हैं, सभी बौद्ध धर्म के ग्रंथ। सिद्ध साहित्य में क्या है, सभी बौद्ध धर्म के ग्रंथ आते हैं। आदिकाल के ग्रंथों का बंटवारा हम कर रहे हैं। उसके अंदर है आपका रास साहित्य, इसमें राजस्थानी ग्रंथ आते हैं। रास साहित्य, रै से रास, रै से राजस्थान, इसके अंदर राजस्थानी ग्रंथ आते हैं। उसके बाद आपका जैन साहित्य, इसमें जैन ग्रंथ आते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है जैन साहित्य, इसमें जैन ग्रंथ आते हैं आपके, जैन ग्रंथ। यानी कि कुल मिलाकर के 5 साहित्य हैं। नाथ साहित्य, इसमें गोरखनाथ ग्रंथ आता है, नाथ साहित्य, इसके अंदर आपके गोरखनाथ ग्रंथ आते हैं, गोरखनाथ जी हुए हैं। और 5वां है आपका दोस्तों लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य, यानी इसमें लोगों का जो अपने स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा बनाई गई कविताएं, कहानियाँ, जो कुछ भी है, मतलब वो लौकिक साहित्य में थे। मध्यकाल से के ग्रंथ जैसे रत्नावली, आपका जो मध्यकाल है, मध्यकाल से जो पहले के ग्रंथ हैं, यानी कि मध्यकाल से पहले के ग्रंथ, बाकी के जो ग्रंथ रह गए लौकिक जो स्थानीय लोगों द्वारा हैं वो है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, जो आपके पहले गद्य कवि है वो कौन थे, गोरखनाथ थे। नोट में लिख सकते हैं हिंदी साहित्य के प्रथम गद्य कवि, पद्य नहीं कहा,
देखिए गद्य अलग होता है, जो कहानियाँ होती है, रेखांकित है या संस्मरण है, उनको हम गद्य बोलते हैं। जैसे हम पाठ पढ़ते हैं वो गद्य है। पद्य होता है कविताएं, छंद, वो आपके पद्य में आते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि हिंदी साहित्य के प्रथम गद्य कवि, पेपर में आ जाता है कई बार ये क्वेश्चन, बड़े बड़े हाई लेवल के जो आईएएस है, आईपीएस है, जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं यूपीएससी, उसमें पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य के प्रथम गद्य कवि कौन थे भाई? गोरखनाथ। कौन थे? गोरखनाथ। हिंदी साहित्य के प्रथम गद्य कवि कौन थे? गोरखनाथ को माना जाता है। तो आगे हम करते हैं आपका आदिकाल से। अब हम शुरुआत करते हैं आदिकाल से, कि जो आदिकाल का समय आपको बताया था 1050 से 1375 था। आगे अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक हम इरेज करें इसको। अब हमारा स्टार्ट होता है आदिकाल से। देखिए दोस्तों, पहला था हमारा हिंदी साहित्य में आदिकाल। आदिकाल के बाद पूर्व मध्यकाल, उसके बाद हमारा आता है पहले आदिकाल हम करते हैं। देखिए इसमें आदिकाल, आदिकाल तो आदिकाल का जो समय है आपको बताया गया था 1050 से 1375। आदिकाल के जो कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, उनको याद करने की ट्रिक मैं आपको लिखवाता हूँ। आदिकाल के कवि और ग्रंथ। आदिकाल के कवि व उनके ग्रंथ, ये एक ट्रिक है आपकी, इसको आप याद रखोगे, ट्रिक। तो सबसे पहले आपकी अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी। क्या है आपकी ट्रिक? अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी। अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी। देखिए दोस्तों, अमीर से आपका हो जाएगा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। और चंद से आपका हो जाएगा चंदबरदाई। चंद से क्या जाएगा? चंदबरदाई, चंदबरदाई। अमीर से अमीर खुसरो, चंद से चंद्रबाई, विद्या से विद्यापति, विद्यापति हो जाएगा। और नाले से नरपति नाल्हा, नरपति नाल्हा। नरपति नाल्हा। और जा से जगनीक, जा से आपका हो जाएगा जगनीक। तो ये मेन है। देखो इसमें और भी है, ऐसा नहीं है कि आदिकाल में यही है 5, और भी अन्य है, लेकिन ट्रिक के हिसाब से जो मेन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो मेन कवि हैं, वो इसके नाम हैं। अमीर खुसरो, चंदबरदाई, विद्यापति, नरपति नाल्हा, जगनीक, ये है। तो अब हम बच्चों करते हैं 1 बाय 1 इनकी स्टडी। तो सबसे पहले हम लेते हैं अमीर खुसरो को। सबसे पहले किसको लेते हैं? अमीर खुसरो। देखो अमीर खुसरो कम से कम 8 मुस्लिम राजाओं के समय में दरबारी रहे हैं। आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि 8 कौन कौन से राजा हैं। ये इतने महान, ये कवि भी हुए हैं अपने आप में, एक साहित्यकार भी थे और ये संगीतकार भी थे। काफ़ी इसका पेपर में इसके बारे में पूछा जाता है।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अमीर खुसरो अपने आप में। तो इसके बारे में देखिए, इनका जन्म पहले था पटियाली कासगंज में। इनका जन्म हुआ था भाई पटियाली कासगंज, शायद यूपी के पास है ये कासगंज। इनका जन्म हुआ था पटियाली के पास यानी कासगंज में हुआ था। इनका असली नाम था अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, असली नाम, क्योंकि अमीर खुसरो तो बाद में था। असली नाम पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि अमीर खुसरो का असली नाम क्या था। तो असली नाम था इसका अबुल हसन, अबुल हसन, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। यमीनुद्दीन खुसरो ये इसका पूरा नाम था। इसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक संगीतकार के रूप में की थी। कार्य की शुरुआत या अपने पेशे की शुरुआत संगीतकार के रूप में ये क्या थे भाई, बलबन के पोते के महमूद के संगीत अध्यापक। बलबन के पोते महमूद, बलबन के पोते महमूद के संगीत अध्यापक के रूप में, संगीत अध्यापक के रूप में। अब देखिए दोस्तों, ये संगीत अध्यापक के रूप में ही उन्होंने अपने पेशे की शुरुआत की थी, जीविका की शुरुआत की थी। तो उसके साथ साथ जब ये संगीतकार थे तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों की खोज की। जैसे इसकी खोज है संगीत के अंदर तबला, इसकी कुछ खोज आप लिख सकते हैं। खोज जैसे तबला, तबले की खोज इसने की थी। उसके बाद सितार, वीणा में सुधार, ये वाद्य यंत्र हैं। सितार की, वीणा में सुधार, वीणा, वीणा वो होती है जो सरस्वती ले रहती है, वो तबला सा एक लंबा तारों वाला, वीणा में सुधार किया था। और क्या है, अगर कविताओं की बात करें, साहित्य की बात करें तो इसने गज़ल, मुकरी, गज़ल, मुकरी, शायद आपको गज़ल का पता होगा, मुकरी का नहीं पता। मुकरी के अंदर क्या है, खुद ही प्रश्न पूछता है और खुद ही उत्तर देता है, ऐसी ये मुकरी होती है इसकी। तो ये इसने खोज की थी, इसने बनाई थी ये। और क्या कहा जाता है इसको, हिंदू मुस्लिम का प्रतिनिधि। इसके उपनाम हैं अमीर खुसरो के हिंदू मुस्लिम का प्रतिनिधि। क्या कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम का प्रतिनिधि। तोते ए हिंद, तोते ए हिंद, तोते ए हिंद भी कहा जाता है इनको। और खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग, खड़ी बोली के पहले कवि या प्रयोग, खड़ी बोली के प्रथम कवि, खड़ी बोली के प्रथम कवि भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। और ये दरबारी भी थे भाई। तोते ए हिंद पेपर में आ सकता है कि जो तराना ए हिंद, एक है आपका तराना ए हिंद, तराना ए हिंद मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है भाई। तराना ए हिंद लिख लीजिएगा, तराना
ए हिंद, तराना ए हिंद मिर्ज़ा गालिब को कहते हैं। और ये अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख दरबारी थे। प्रमुख दरबारी बने किसके? प्रमुख दरबारी कवि, किसके प्रमुख दरबारी कवि बने थे ये? अलाउद्दीन खिलजी के, जिसको सेकंड सिकंदर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के, क्योंकि जो आपके दक्षिण में डोरंडो राजा थे दक्षिण में, उनके साथ लड़ने के लिए अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा था, यानी अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो नहीं कहा था डोरंडो राजाओं को के खिलाफ, यानी दक्षिण अभियान के लिए। पेपर में आ जाता कि दक्षिण अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी को लड़ने के लिए किसने कहा था सर्वप्रथम? तो अमीर खुसरो ने ही कहा था। आप इसकी रचनाएं देख लीजिए, बहुत ही अच्छे कवि थे ये, और हिंदू मुसलमान के प्रतिनिधि थे। भारत का जो कश्मीर है उसको स्वर्ग भी इसी ने कहा था। इसने कहा था अगर भारत में कहीं पर स्वर्ग है तो जम्मू कश्मीर है, यानी कश्मीर ही एक स्वर्ग है, इसने कहा था। तो इस तरह से क्या है, इसकी रचनाएं आप लिख लीजिए। रचनाएं पहेलियाँ इसकी ट्रिक हैं, इसकी रचनाएं जो इसकी रचनाएं हैं उनकी आप ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक उसकी भी क्या आपके पास, मैं एक आपको ट्रिक देता हूँ। खली की हालत नाजुक है, खली की हालत नाजुक है, खली की हालत नाजुक है, ये आप ट्रिक लिख लीजिए। इसके अंदर देखिए क्या है, खली से क्या आ जाएगा? खलिक बारी, खलिक बारी, खली से खलिक बारी। उसके बाद हालात से हालात ए कन्हैया, हालात ए कन्हैया, ये भी इसकी रचना है। उसके बाद नाजुक से नजराना ए हिंद, नाजुक से नजराना ए हिंद, ये इसकी हो जाएगी। उसके बाद एक इसकी पहेलियाँ और आशिका, इसके साथ साथ क्या है और भी पहेलियाँ व आशिका, ये भी इसकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका क्या है, अमीर खुसरो कंप्लीट होता है यहाँ पे आदिकाल का। अमीर खुसरो के बाद अगले वीडियो में हम करेंगे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के बाद हम आगे करते हैं आपका विद्यापति, फिर नेरपति, नाल्हा और जगनिक। तो आज के वीडियो में दोस्तों ऐसा ही, इतना ही करेंगे। आशा है कि आपको जो वीडियो है पसंद आया होगा, और आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, और आगे आपको क्या है ऐसे ही और भी आपको वीडियो आती रहेंगी, हरियाणा जीके की, इंग्लिश की, हिंदी की, और मैथ्स की भी वीडियो जल्दी ही स्टार्ट करेंगे हम। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।